हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट, यानी कि जानवर और पौधे कैसे अपना खाना खाते हैं और कैसे अपने आप को जीवित रखते हैं और कैसे इंसानों को वो लोग फ़ायदे होते हैं। यानी कि जितने जानवर होते हैं, जितने भी जंगली जानवर हो गए, जितने भी इंसान हो गए, वो प्लांट्स के वजह से कितने ज़्यादा जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एनिमल्स और प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। इंट्रोडक्शन में कुछ कह रहा है कि हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा है। पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, वो धूप की रोशनी में उनके पड़ती है उनके पत्तों पे, तो इसकी वजह से वो लोग खाना बनाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ हमने पिछले चैप्टर में देखा है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि जो लोग खाना बनाते हैं, मतलब जो खाना पहुंचाता है पूरे उनके पार्ट्स में, वो होता है फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम। ठीक है, और जब फूड मटेरियल हर पत्ते के लेकर हर पार्ट में, यानी कि पेड़ के हर पार्ट्स में जब खाना पहुंचता है, जैसे हमारे पेट में जब हम खाना खाते हैं तो पेट में जाता है, फिर हमारे पेट में खाना पचता है, फिर पचने के बाद क्या करता है, जो सेल्स रहती हैं, ब्लड सेल्स रहती हैं, सारे पार्ट्स में खाना पहुंचा देती है, एनर्जी पहुंचा देती है, ब्रेन में, हैंड में, पैर में, ठीक है, आँखों में, मतलब हर जगह एनर्जी पहुँच जाता है। वैसे ही प्लांट्स में भी, ठीक है, सारा खाना हर अलग अलग पार्ट्स के प्लांट में पहुँच जाता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। यानी कि ट्रांसलोकेशन वो शब्द होता है जिसमें एक जगह से कई सारी जगहों पे खाना पहुंचाया जाता है। ये प्लांट के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ छोटा सा इंट्रोडक्शन था और पहला टॉपिक आता है इस चैप्टर का, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, यानी कि कैसे प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कैसे जो खाना होता है सारी जगह पे पहुंचता है। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, तो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और मिनरल्स को। ठीक है, अपने रूट्स के जरिए, यानी कि जो उनके जड़ें होती हैं ज़मीन के अंदर, ठीक है, वहीं से वो क्या करते हैं, पानी को और अदर मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बाकी उनको धूप और कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर से मिल ही जाता है, धूप कहाँ से मिलता है, सूरज की रोशनी से मिल जाता है, हीट। ठीक है, जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। फोटोसिंथेसिस से वो लोग खाना बनाते हैं, अपने आप को जीवित रखते हैं। तो जो एब्जॉर्ब मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं वो लोग अपने जड़ों से करते हैं, हम जानते हैं। ठीक है, कह रहा है ये करने के बाद ये क्या करते हैं, अपने को, मतलब कि अपने पार्टों को, यानी कि अपने फैमिली को क्या करते हैं, फैमिली यानी कि इनके जो ब्रांचेस होती हैं, नहीं पौधे होते हैं, इनके ब्रांच निकले होते हैं, इस तरह से हर पार्ट में फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाना बना के उसको, मतलब कि अपने आप को एनर्जी देते हैं और वो इस तरीके से जिंदा रहते हैं। इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट में, यानी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो लोग क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि पानी और मिनरल्स का वो लोग कैसे क्या करते हैं प्लांट्स। खैर हम जानते हैं दुनिया का कोई भी अगर प्लांट्स लेने हैं तो उसमें रूट्स होता ही होता है, यानी कि उसकी जड़ें जो होती हैं ज़मीन के अंदर होती हैं। उसी की वजह से जितने भी प्लांट्स रहते हैं, ठीक है, जितने भी प्लांट्स हैं पृथ्वी पे, वो सारे के सारे पानी को और मिनरल्स को, साल्ट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। कहाँ से? ज़मीन से ही, यानी कि मिट्टी में। हमने पढ़ा है ज्योग्राफी में कि मिट्टी में पानी होती है। ठीक है, वही पानी ये लोग अब्जॉर्ब करते हैं और जिंदा रहते हैं। वहीं यहाँ पर क्या है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं सारे के सारे मिनरल्स और वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने रूट से, अपनी सॉइल से, जो मिट्टी रहती है, उनके जो अंदर रूट्स रहता है, उनसे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने आप को जीवित रखते हैं। कह रहा है जो प्लांट्स होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जो प्लांट्स होते हैं ये पानी ऑब्जॉर्व करते हैं एक प्रोसेस को रहा जिसका नाम है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? देखो, ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है ना जहाँ पर पानी को ये लोग क्या करते हैं, ये हाई कंसनट्रेशन पे लो कंसनट्रेशन की तरफ आते हैं। यानी कि जो हमने ज्योग्राफी में जब पढ़े थे हम, तो 4 लेयर होती थी। जो हमारा सॉइल का लेयर होता है 4 लेयर होता है। पहले लेयर में जो हमारा सारे प्लांट्स रहते हैं उनके रूट्स रहते हैं। ठीक है, दूसरे और तीसरे लेयर में बारिश से जो पानी आता है यहीं पर इकट्ठा होता है, यानी स्टोर होता है, जिसकी वजह से जब जो पेड़ रहते हैं, अब जो भी पौधे रहते हैं, जब उनको पानी की जरूरत पड़ती है तो अपने रूट से यहाँ से पानी क्या करते हैं, खींच लेते हैं। यहाँ सारा दूसरे और तीसरे लेयर में क्या है, पानी है। इस तरीके से जो पौधे होते हैं ये खींच लेते हैं पानी। तो खींचने को प्रोसेस को क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। ठीक है, अब ऑस्मोसिस क्या होता है, देखिए ध्यान देखिएगा। ऑस्मोसिस कहता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से जो पानी रहता है ना लो कंसनट्रेशन की तरफ चलने लगता है, यानी कि जहाँ पर पानी नहीं रहता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा पानी है और ये हमारा क्या है, जो हमारा प्लांट है उनके रूट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पानी भरा हुआ है, यानी कि पूरा पूरा हाई कंसनट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल है, यानी कि जो पानी है यहाँ पर बस पानी के मॉलिक्यूल्स है और कुछ नहीं है। तो ये कह रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स एट हाई कंसनट्रेशन, यानी कि भर भर के पानी है यहाँ पर। और यहाँ बोल रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स है लो कंसनट्रेशन, यानी कि पानी यहाँ पर कम है, बाकी शुगर वगैरह ज़्यादा है। तो उससे मिट्टी में भी मिट्टी वगैरह ज़्यादा होती है। ठीक है, पानी नहीं होता है, जिसकी वजह से सारा पानी जब जितना चाहिए होगा पानी वो क्या कर देगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। तो देखो यहाँ पर दिखाया गया है ऑस्मोसिस होते हुए। ठीक है, ये हमारे मान लेते क्या है, रूट्स है और ये पानी भरा हुआ है ज़मीन के अंदर। ठीक है, तो ये ऐसे है, ये ऊपर वाला ज़मीन है और ऊपर वाला रूट्स है, यहाँ पानी है, तो पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। तो जब पौधे
अपने मिनरल्स को या वाटर को रूट से एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ऑस्मोसिस करने के बाद यानी कि अपने रूट से पौधा लेने के बाद क्या करते हैं, पानी तो आ गया इनके रूट्स में, तो वो रूट्स क्या करेंगे, जाइलम के जरिए। जाइलम क्या होता है, मैंने पढ़ाया था पिछले चैप्टर में। जाइलम एक ऐसा फूड पाइप होता है, यानी कि एक तरह से पाइप होता है जो पेड़ के अंदर ऐसे लगा होता है। ठीक है, वो आपको नहीं दिखेगा, जिससे आपके अंदर फूड पाइप है ना, जब आप खाना खाते हैं तो खाना साथ से कहाँ जाता है, पेट में जाता है, ना कि फेफड़े में जाता है। ठीक है, तो ऐसे पौधों के अंदर भी छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो पाइप को पानी को क्या करते हैं, पहुँचाते हैं अलग अलग पार्ट्स में। जैसे ये पौधा है, यहाँ पर किसके जो रूट्स हैं, ठीक है, मान लेते हैं ज़मीन में क्या हुआ है, गड़ा हुआ है, इसके जो रूट्स होंगे, रूट्स में तो पानी आ गई ऑस्मोसिस के जरिए, तो रूट्स वाले क्या करेंगे, रूट्स में फाइलम लगे होते हैं, सॉरी जाइलम लगे होते हैं, एक्स वाई, इसको जाइलम बोलते हैं, भले ही जेड ना शुरू हो, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, जाइलम होता है। तो जाइलम क्या करता है, एक तरह का पाइप की तरह स्ट्रक्चर होता है, यानी कि पाइप की तरह, जैसे मान लेते हैं ये पौधा है, ठीक है, तो इस तरह से लगा होता है। इस पाइप के जरिए सारा पानी क्या होता है, पौधे के हर पार्ट्स में जाता है, पत्तियों में जाता है, ब्रांचेस में जाता है, उसको पेड़ों में जाता है। ठीक है, तो हर जगह पानी क्या होता है, फैला देता है। तो ध्यान सुनिएगा, पानी को पहुंचाने वाला पौधा क्या होता है, जाइलम, और खाने को पहुंचाने वाले को क्या कहते हैं, फ्लोएम। ठीक है, तो इस तरीके से याद करिएगा, मैंने पढ़ाया था ट्रिक देकर पिछले चैप्टर में, अगर नहीं पढ़े होंगे तो फिर आपको थोड़ा दिक्कत होगा, तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा। कह रहा है कि जाइलम को क्या 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 काम करता है, पानी को पहुंचाता है पेड़ के मतलब हर पौधे के अलग अलग पार्ट्स में, जो भी पार्ट्स होते हैं, चाहे पत्ती हो गई, चाहे ब्रांचेस हो गए, क्या करता है, जाइलम रूट से पानी को पहुंचाता है। वही जो फ्लोएम होता है, ठीक है, वो क्या करता है, खाने को पहुंचाता है। कह रहा है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है जब जाइलम पानी ले जाता है ना ऊपर की तरफ, तो एंटी ग्रेविटी है, यानी ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है, जैसे पेन नीचे गिरेगा ना, इसको ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है। लेकिन जब जाइलम पानी पहुँचाता है ऊपर की तरफ, तो एंटी ग्रेविटी होता है, यानी कि पानी देखो ग्रेविटी की तरफ नीचे की तरफ खींच रही है पानी को, और जो जाइलम रहता है ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है। बस वही यहाँ पे लिखा है, कह रहा है कि जो हमारा जाइलम रहता है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है, लेकिन ना अगेंस्ट ग्रेविटी ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन पूल, यानी कि पेड़ों को पौधा पानी चाहिए होता है, जिसकी वजह से जाइलम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी खर्च करके पानी पहुंचाता है अपने पेड़ों के अंदर। ठीक है, फिर कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट कि ट्रांसपिरेशन एक शब्द आता है, जिसे इवेपोरेशन होता है ना, इवेपोरेशन मतलब क्या होता है, पानी का वेपराइज हो जाना। तो वही सेम चीज़ जब पौधों में होगा, यानी कि पानी जब वेपराइज हो जाएगा पौधों में, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसपिरेशन। तो इवेपोरेशन क्या होता है, हमारा नदियों वगैरह में होता है, समुद्रों में होता है, लेकिन ट्रांसपिरेशन बस किस में होता है, पौधों में होता है। तो वही कह रहा है ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस इन विच अ लॉट ऑफ वाटर इवेपोरेट, यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, किससे, पौधों से। फ्रॉम पोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ लीव स्टोमेटा, स्टोमेटा यानी कि जो पत्ती होती है किसी भी पौधे की, ठीक है, उसमें इस तरह से लिप्स होती हैं, उन्हीं लिप्स से स्टोमेटा होता है, छोटा छोटा। स्टोमेटा क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं, इन्हीं के जरिए खाना बनाते हैं पौधे। तो इन्हीं से खाना बनाते समय क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा पानी में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी इवेपोरेट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो ट्रांसपीरेशन कुछ नहीं है, बस यही है कि जब पानी इवेपोरेट होता है पौधों से, तो ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। और वही पानी जब इवेपोरेट होगा, क्या बोलते हैं, समुद्रों से, नदी से, तो इवेपोरेशन बोलेंगे। तो बस यहाँ शब्द बदल गया, यानी कि ट्रांसपीरेशन यानी कि वही इवेपोरेशन ही है, लेकिन कहाँ से हो रहा है, पौधों से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, यानी कि पेड़ों के अंदर या पौधों के अंदर कैसे खाना ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि कैसे होगा। जैसे हमारे बॉडी में होता है ना कि ब्लड क्या होता है, या जो सेल्स रहते हैं खाना पचने के बाद हमारे पेट में से अलग अलग पार्ट में पहुंचा देते हैं, वैसे ही पौधों में भी होता है। मैंने बताया ना, देखो दो चीज़ होते हैं, दो टिश्यू होते हैं प्लांट में, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। इसको ध्यान से यहाँ समझ लीजिएगा। शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर ना होगा तो फिगर बना लीजिएगा, आपको चैप्टर होगा जिसमें नोट्स बनाए होंगे, अगर आपको भूल जाते हैं तो इस तरीके से बना लीजिएगा कि जो ये दोनों क्या है, प्लांट के वेस्कुलर टिश्यू है। जाइलम का काम रहता है ट्रांसपोर्ट करना वाटर को और मिनरल्स को, यानी कि ये नीचे से ऊपर जाता है। जो जाइलम होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि पानी तो नीचे ही होता है ना, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। जो फ्लोएम होता है, खाना कहाँ बनता है, ऊपर बनता है, यानी कि पत्तों में बनता है, तो खाना ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो ये चीज़ हो गया। दूसरा ये चीज़ कि जाइलम हमेशा पानी को ही क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, खाने को छूता भी नहीं है, यानी कि खाने को ट्रांसपोर्ट करना किसका काम है, फ्लोएम का। तो फूड का क्या होता है, फ्लोएम, और जाइलम का वाटर। तो इस तरीके से आप याद करेंगे। जैसे फ से क्या होता है, फूड, और फ से फ्लोएम, तो इस तरीके से याद करेंगे। बाकी जो बचा जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। तो बस यहाँ पर यही लिखा है कि जो खाने को ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरे पार्ट्स ऑफ प्लांट में, तो क्या होते हैं, फ्लोएम होते हैं। ठीक है, फ्लोएम एक ये भी ट्यूब की तरह होती है, यानी कि एक पाइप की तरह ये भी होती है, यानी कि जाइलम भी एक पाइप की तरह होता है और फ्लोएम भी एक पाइप की तरह होता है। बस ये ऊपर से नीचे आता है और नीचे से ऊपर जाता है। फ्लोएम का काम क्या होता है, प्लांट्स में खाने को पहुँचाना, यानी कि फूड को पहुँचाना हर पार्ट्स में। ठीक है, और जाइलम का काम होता है
वाटर और मिनरल्स को पहुंचाना नीचे की ऊपर की तरफ, यानी कि हर पार्ट्स में, ठीक है। तो ये जाइलम और फ्लोएम को याद रखिएगा, एग्जाम में हमेशा आता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस पूछेगा। फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को पूरे पार्ट्स में, और जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स को, कहाँ से, रूट्स से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसपीरेशन। वही चीज़ अभी हमने देखा, जब पानी कहाँ से इवेपोरेशन हो रहा हो, पौधों से, तो उसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। कह रहा है जैसे हमारे अंदर क्या होता है कि हम जानते रहते हैं ना कि पानी हमको पीना है, तो इसलिए हम पानी पीते रहते हैं और वो डाइजेस्ट होता रहता है और उसको निकालते रहते हैं, ठीक है। गर्मी होता है निकल जाता है, ठीक है। तो वैसे ही ठीक पौधों में भी, क्योंकि पौधे भी क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, उनके अंदर भी जान होता है, तो वो भी लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीते रहते हैं। कहाँ से पीते हैं, उनको कोई पिलाता है, नहीं पिलाता है, वो जाइलम पिलाता है उनको, कहाँ से, रूट से, ठीक है। तो ये काफ़ी मात्रा में पानी क्या लाते हैं, नीचे की तरफ, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ लाते हैं, जिसकी वजह से जब ये खाना बनाते हैं तो मैक्सिमम मात्रा में पानी क्या होता है, ट्रांसपीरेट हो जाता है, यानी कि लॉस हो जाता है। कहाँ से लॉस होता है, स्टोमेटा के जरिए, जो प्रेजेंट रहता है कहाँ पे, उनकी पत्तियों में, ठीक है। तो ये कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम अ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। सिंपल सा डिफिनीशन बन जाता है, अगर याद कर लेते हैं ठीक है, नहीं तो समझना है, काफ़ी आसान है। ट्रांसपीरेशन बस वही होता है जब इवेपोरेशन होता है किसका, पानी का, कहाँ से, पौधों से, उसी को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। बस सिंपल सा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका ट्रांसपीरेशन का। देखिए यहाँ एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया है, कह रहा है जैसे इवेपोरेशन होता है पानी का, कहाँ से, समुद्रों से, वैसे ही यहाँ पर भी पत्तियों से भी क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। यानी कि इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन दोनों सेम है, बस इवेपोरेशन कहाँ होता है, नदियों वगैरह से होता है, समुद्रों से होता है, और ट्रांसपीरेशन बस पौधों के पत्तों से होता है, जहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं। कह रहा है कि हम ट्रांसपीरेशन को ग्यूटेशन भी बोल सकते हैं। वही कह रहा है कि ट्रांसपीरेशन, ठीक है ना, ट्रांसपीरेशन आल्सो इंक्लूड अ प्रोसेस कॉल्ड ग्यूटेशन, ठीक है, जिसमें भी वही होता है, यानी कि लॉस ऑफ वाटर ही होता है पत्तों से, लेकिन वो पत्ते क्या रहते हैं, अनइंजर्ड रहते हैं, यानी कि थोड़ा सूखे रहते हैं, ठीक है। तो पूछ सकता है कि ट्रांसपीरेशन ग्यूटेशन में क्या अंतर है। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, वो भी लॉस ऑफ वाटर होता है पत्तों से, यानी कि नए नए पत्तों से क्या होता है, पानी लॉस होता है। जो ग्यूटेशन आता है वो भी लॉस ऑफ वाटर होता है क्या, पत्तों से, लेकिन पत्ते क्या रहते हैं, सूखे रहते हैं, यानी कि अनइंजर्ड रहते हैं, ठीक है। कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, या आपको थोड़ा देर देखिए, कह रहा है कि लगभग 10% जो मॉइस्चर होता है, नमी होती है हमारे मौसम में, जैसे हम जो बाहर घूमने जाते हैं तो नमी होती है ना, हवा चलता है तो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, तो ठंडा ठंडा हवाएं 10% जो है कहाँ से आता है, या जो हमारे प्लांट्स होते हैं ट्रांसपीरेशन करते हैं उनमें से आता है। देखिए एटमॉस्फेयर में हमेशा पानी रहता है, मानते हैं ना कि वेपर के फॉर्म में पानी मौजूद रहता है, तो वो वेपर 10% किसका रहता है, ट्रांसपीरेशन की वजह से होता है, यानी कि जो पौधे होते हैं उनके ट्रांसपीरेशन होता है, ठीक है, उनकी वजह से 10% पानी वहाँ पर आता है, बाकी 90% पानी किससे आता है, इवेपोरेशन के जरिए, जो कि लेक्स, रिवर और स्ट्रीम से आता है। कहने का मतलब ये है, जो हमारे मौसम में कहते हैं ना कि जैसे क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या पानी मौजूद है, किसकी मौजूद है, किस फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में, यानी कि गैस के फॉर्म में मौजूद है। वो गैस में से 10% पानी कौन देता है, पौधे देते हैं, किसकी वजह से, ट्रांसपीरेशन की वजह से। बाकी 90% पानी कहाँ से आता है, इवेपोरेशन की वजह से, यानी कि समुद्र नदियों की वजह से। तो बस इतना ही कह रहा था। तो हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड देखा, जो कि जाइलम फ्लोएम कर रहा था, फिर ट्रांसपीरेशन देखा। अब देखेंगे हम सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन, यानी कि ट्रांसपीरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर ये ना हो क्या होगा, अगर हो तो क्या होगा। तो इसका पहला इंपॉर्टेंस आता है किसका, ट्रांसपीरेशन का क्यों ज़रूरी है। ट्रांसपीरेशन जैसे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हमारे लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, या ठीक है, या पानी पीना ज़रूरी है। अगर हम पानी ना पिए तो हो सकता है 10 दिन 15 दिन में, 10 दिन 15 दिन बहुत ज़्यादा होता है, 10 दिन के अंदर हो सकता है मर जाए, ठीक है। वैसे ही ठीक मात्रा में यानी पौधों में भी होता है, यानी कि अगर वो लोग ट्रांसपीरेशन नहीं करते हैं, सांस नहीं लेते हैं, तो क्या होंगे, मर जाएंगे। इसलिए कह रहा है ट्रांसपीरेशन काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल है, यानी कि ज़रूरी है किसके लाइफ में, पौधों की लाइफ में। ये क्या करता है, ये उनकी हेल्प करता है, यानी कि मदद करता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में। जैसे हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, वैसे वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये एब्जॉर्ब करने में उसकी मदद करता है कौन, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस में ये लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इसीलिए ट्रांसपीरेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है प्लांट के लिए। और ट्रांसपीरेशन वो लोग नहीं करेंगे तो उनका खाना नहीं बन पाएगा, खाना नहीं बन पाएगा तो वो लोग भूखे ही क्या होने के, मर जाएंगे, सूख जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है जो हमारा ये पौधे होते हैं वो लगातार एब्जॉर्ब करते रहते हैं क्या, रेडिएंट एनर्जी को, यानी कि जो सूरज से रोशनी आ रही होती है, उससे एनर्जी आ रही होती है, उसको लगातार ये लोग क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते रहते हैं, और लगातार ये लोग खाना बनाते रहते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। जैसे खाना बनाने के लिए पानी पड़ता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब घर में दाल वगैरह बनता है या चावल वगैरह बनता है, सब्जी बनता है, तो उसमें पानी पड़ता ही है। तो वैसे ये लोग जब अपना खाना बनाते हैं
उसमें ट्रांसपीरेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वही कह रहा है, जब ये लोग एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट एनर्जी को, फोटोसिंथेसिस में जब खाना बनता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका ट्रांसपीरेशन। अगर ट्रांसपीरेशन नहीं होगा तो खाना क्या हो जाएगा, बस सूखा ही रह जाएगा और ये लोग पौधे क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसलिए ट्रांसपीरेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, ट्रांसपीरेशन के कारण ही जो हमारे जाइलम होते हैं या जो काम करता है, वो क्या काम करता है, रूट से यानी कि जो सॉइल होते हैं वहाँ से पानी और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करता है। तो ऊपर ट्रांसपीरेशन नहीं होगा तो जाइलम को मैसेज नहीं पहुँचेगा भाई हमको पानी चाहिए। जैसे क्या होता है, यहाँ पर ये पौधा है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसपीरेशन मान लीजिए हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसके रूट्स होंगे, यहाँ पर जाइलम होगा, तो अगर यहाँ पर ट्रांसपीरेशन हो रहे होंगे तभी तो इसको पता चलेगा कि हाँ पानी लग रहा है और हमको पानी भेजना है। जब यहाँ ट्रांसपीरेशन होगा नहीं तो जाइलम को पता ही नहीं चलेगा कि हमको पानी भेजना है। अगर पानी भेजेगा ही नहीं तो पौधा सूख जाएगा। जब इंसान मर जा रहा है पानी बिना, तो पौधे की क्या औकात है, ठीक है। इसीलिए कह रहा है कि ट्रांसपीरेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है पौधों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, आपके लिए एग्जाम में जरूरी नहीं है, बस वही चीज़ बार बार दोहरा रहा है, ठीक है। ये पॉइंट कह रहा है जरूरी है, कह रहा है कि जो बड़ी मात्रा में ट्रांसपीरेशन होगा तो उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा पौधा। यानी कि जितना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होगा उस पौधे में, यानी कि उस पौधे में जितना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन हो रहा है, जितना ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है, उतना ही तेज़ी से खाना बनाते जा रहा है और उसका पौधा क्या होगा, और ज़्यादा डेवलप करेगा, यानी कि और ज़्यादा ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो हमेशा पौधों को पानी देते रहना चाहिए, क्योंकि अगर पौधे मान लीजिए पानी नहीं पाते हैं तो क्या करते, सूख जाते हैं। तो इसीलिए आप घर में जो पौधे वगैरह होते हैं मॉर्निंग में और इवनिंग में, यानी कि सुबह और शाम में पानी देते रहना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होता रहे और पौधा क्या करे, ग्रो करता रहे, ठीक है। इसलिए उसको पानी देना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ट्रांसपीरेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ट्रांसपीरेशन का, कि जो ट्रांसपीरेशन के कारण होता है ना, ट्रांसपीरेशन के कारण जो फल फूल होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो पाते हैं। यानी कि जो पौधा होता है, जो उसमें फ्लावर वगैरह आते हैं, फूल्स वगैरह आते हैं, जितने भी आम वगैरह हैं, वो कैसे आते हैं, ट्रांसपीरेशन के जरिए आते हैं। क्योंकि ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है और वहीं पर खाना बनता है। जब खाना बनेगा वो लोग खाएंगे तभी तो फ्रूट्स वगैरह को क्या करेंगे, ठीक कर पाएंगे। इसीलिए ट्रांसपीरेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पौधों के लिए। जैसे हमारे लिए क्या है, ऑक्सीजन लेना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही उनके लिए ट्रांसपीरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है उनको ज़िंदा रहने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है, ट्रांसपीरेशन इज़ एज नेसेसरी एविल। एविल यानी कि एक तरह से नुकसान। देखिए, सबके लिए अगर कोई भी मात्रा में ज़्यादा चीज़ खाते हैं तो नुकसान करेगा। जैसे हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार, जैसे हम लोग का औकात कितनी है, एक बार में लगभग मैक्सिमम 1 से 1.5 लीटर पानी पी सकते हैं। अगर वही हमें कोई ज़बरदस्ती 2-3 लीटर 5 लीटर पिला दे तो पानी क्या होगा, हो सकता है पेट ही फट जाए या बहुत नुकसान कर सकता है। तो वही पौधों में भी होता है। अगर आप पौधे को सुबह और शाम को बस पानी देते हैं तब तो ठीक है, लेकिन वही पानी की ज़्यादा मात्रा हो जाता है, यानी कि जब पानी की अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी दे सकते हैं पौधों को, तो पौधा क्या हो जाएगा, उसको हार्म करेगा। यानी कि वही कह रहा है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब वाटर इज लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांसपीरेशन विच इज़ हार्मफुल टू प्लांट। यानी कि अगर ज़्यादा मात्रा में पानी क्या हो, एब्जॉर्ब कर ले पानी पौधा, तो पौधा क्या होगा, उसको नुकसान करेगा, यानी कि पानी उसको नुकसान करेगा। जैसे हमारे लिए क्या ना, मैंने कि 3-4 लीटर पानी अगर पी ले एक ही बार में, या और ज़्यादा पानी पी ले, तो क्या हमारे लिए नुकसान करेगा। तो वैसे ही पौधों के लिए भी अगर ज़्यादा मात्रा में पानी उनको मिले तो पौधे को नुकसान करेगा। हो सकता है पौधा क्या हो, टूट के गिर जाए या सूख जाए, ठीक है, वही आप कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि आप अगर ज़्यादा मात्रा में पानी दे देते हैं पौधे को, तो क्या करेगा, वो चाहेगा कि जल्दी से जल्दी इसको ट्रांसपीरेट किया जाए, यानी कि जल्दी से जल्दी इसको इवोपरेट करके ख़त्म किया जाए, जिसकी वजह से इसका एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा। किसका एनर्जी लॉस होगा, पौधों का। भाई अगर हमको ज़्यादा पानी पिला देते हैं, ज़्यादा खाना खिला देते हैं, तो उस खाने को पचाने के लिए, यार पानी को पचाने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। इस वजह से एनर्जी जाएगा, यानी कि बॉडी के जो ऑर्गन्स होंगे हमारे, उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो ऐसे ही पौधों में भी होगा, तो पौधों के जो ऑर्गन्स होंगे, जो भी काम कर रहे होंगे, उनको ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा, जिसकी वजह से क्या होंगे, एनर्जी लॉस होने की वजह से उनके पास एनर्जी बचेगी ही नहीं और वो सूख जाएंगे, पौधे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी नहीं देना चाहिए, इतना मात्रा में दें कि वो लोग क्या हो, अच्छे से ट्रांसपीरेट कर पाएँ। तो हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। अब प्लांट, अब हम देखेंगे क्या, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, यानी कि जानवरों में कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। सारी चीज़ हमने देखा, फ्लोएम कैसे पानी ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, जाइलम के जरिए, कैसे खाना ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के जरिए, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ज़्यादा मात्रा में ट्रांसपीरेशन हो गया तो क्या होगा, सारा चीज़ हमने देखा। अब हम देखेंगे यही चीज़ किसके बारे में, जानवरों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला जो ट्रांसपोर्टेशन आता है वो आता है पहले सबसे छोटे जीव के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में चलते हैं, यानी कि अमीबा या पैरामीशियम। अमीबा पैरामीशियम क्या होते हैं, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर बस एक ही सेल होता है, यानी कि एक ही सेल होता है। इस तरीके से हमारे अंदर क्या, हमारे अंदर करोड़ों सेल है, यानी कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे घर में कई सारे ईंटें होते हैं ना, तो ईंटा क्या हो गया, एक सेंट्रल यूनिट हो गया। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी कई सारे इस तरीके से सेल हैं। तो उसी सेल में से कह रहा है कि एक सेल, ये जो अमीबा पैरामीशियम होते हैं, इनके पास बस एक ही सेल होता है।
तो एक सेल वाले क्या है, ये ऑर्गेनिज्म है, यानी कि सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म है। तो एग्जाम में आता है कि कौन सा ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास सिंगल सेल आता है, तो अमीबा, पैरामीशियम, इन दोनों का देखिएगा, ठीक है। अमीबा और पैरामीशियम इनके पास दोनों सिंगल होता है। अब इनके पास देखेंगे कि ये कैसे खाने को पचाते हैं, कैसे खाने को ट्रांसपोर्ट करते हैं। देखिए इनके पास सिंगल सेल होता है इस तरीके से, ये अमीबा है और ये पैरामीशियम है। ये अमीबा क्या इसका सेल है, जब ये खाने को खाता है, ठीक है, या एक ज़्यादातर जो ब्रेड वगैरह रहता है वहीं पर पाए जाते हैं। ब्रेड जब नहीं होता है, ब्लैक ब्लैक हो जाता है या ब्राउन कलर का हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वो अमीबा वहाँ पर अटैक कर चुके हैं। तो जब देखेंगे ये लोग खाना खाते हैं, तो ये जो मान लेते हैं खाना है, ठीक है, ये खाना जब इनके पास जाएगा, सेल में जाएगा, तो धीरे धीरे इसका खा लेंगे। यानी कि इनका जो खाने का प्रोसेस होता है काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है, ठीक है। ये किसमें होता है, सिंगल सेल में, अमीबा और पैरामीशियम में, ठीक है। तो बस ये वही था। अब हम देखेंगे क्या, जानवरों के बारे में, यानी कि जिनके पास ऑर्गन्स हैं। इन लोगों के पास ऑर्गन नहीं होते हैं, ठीक है। इनके पास बस एक सेल होता है जो कि माइक्रोस्कोप से ही आप देख पाएंगे, यानी कि आपको नंगी आंखों से नहीं दिखेगा पैरामीशियम और अमीबा। जब आप लैब में जाएंगे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हो सकता है आपके जो क्लास टीचर हो, जो भी टीचर हो साइंस के, वो दिखाएं, ठीक है। तो अमीबा सिंगल सेल होते हैं और पैरामीशियम भी सिंगल सेल होते हैं। तो इनको खाना खाने में या पचाने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि इनके पास ऑर्गन्स नहीं होते हैं। लेकिन जो ऐसे जानवर जिनके पास ऑर्गन्स हैं, उनको क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि उनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, जिसकी वजह से खाना खाने से क्या होता है, पच जाता है। पहला वही देखते हैं। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या होता है, जैसे पौधों में थे ना जाइलम और फ्लोएम, पानी और खाने को ट्रांसपोर्ट कर देते, वैसे ही हमारे अंदर भी क्या होते हैं, कुछ फंक्शन होते हैं, कुछ सिस्टम होते हैं जो खाने और पानी को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे पूरे बॉडी में, ठीक है। उसी को हमको देखना है। तो ये कह रहा है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि भेजना सामान को, यानी कि इधर से उधर भेजना हमारे पूरे बॉडी में, ठीक है। तो क्या क्या होते हैं, इसमें 3 चीज़ें आती हैं। पहला आता है ब्लड, फिर ब्लड वेसल। ब्लड वेसल क्या होता है, नसें जो होती हैं जिसमें से खून दौड़ता है, ब्लड दौड़ती है, उनको क्या होते हैं, ब्लड वेसल करते हैं। और तीसरा होता है हार्ट, इनको पंपिंग करने वाला, इनको भेजने वाला। तो ब्लड जो दौड़ता है, नसें जिसमें दौड़ती हैं, और हार्ट जो दौड़ाता है, ठीक है। यानी कि ब्लड वेसल और हार्ट, ठीक है। सबसे पहला आता है ब्लड। ब्लड क्या होता है, ब्लड कह रहा है एक स्पेशलाइज्ड कलर का, लाल कलर का होता है, चिपचिपा फ्लूइड होता है, यानी कि चिपचिपा लिक्विड होता है, पानी होता है जो लाल कलर का होता है, ठीक है। पानी नहीं होता है, मतलब चिपचिपे कलर का होता है, विस्कस यानी कि चिपचिपा थोड़ा होता है। जब खून बहता है तो देखते हैं, जब हाथ में लगता होगा तो थोड़ा लस मतलब चिपचिपा आता होगा। तो ये कह रहा है कि द ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड रेड कलर्ड विस्कस फ्लूइड दैट फ्लो इन द ब्लड वेसल, यानी कि नसों में हमारे क्या होता है, दौड़ता रहता है। और इसी की वजह से जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे खाने का, ऑक्सीजन का, जो भी चीज़ होता है, इन्हीं के जरिए होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट निभाते हैं। जैसे 5 में थे जाइलम फ्लोएम, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, उनके बिना वो कुछ नहीं था। वैसे हमारे ये नहीं होना हो अंदर, तो हम लोग क्या होंगे, कुछ नहीं होंगे, यानी कि जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो सबसे देखते हैं ब्लड। कह रहा है कि ब्लड जो होते हैं सारा चीज़ ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के हर पार्ट्स में क्या होते हैं, ये पौधे कह रहे हैं कि ये ब्लड वेसल्स या ब्लड क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। पहला पॉइंट आता है, कह रहा है कि जो बचा हुआ खाना आता है, यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड रहता है, यानी कि पचा हुआ खाना जो रहता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके बॉडी के हर एक पार्ट्स में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। कौन, हमारा ब्लड, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जो आपका खाना खाते हैं जब पेट में जाके पच जाता है, पेट में कहाँ पचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि एक तरह का इंटेस्टाइन होता है जो मैंने पढ़ा है अपने चैप्टर में, इसको मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे जाकर खाना पचता है और वहाँ पे ब्लड आते हैं, ठीक है, हार्ट भेजता है, जाओ उसको खाना पच गया है और पूरे बॉडी में बांट दो। तो ब्लड आता है, खाने को ले जाता है और पूरे बॉडी में बांट देता है एनर्जी के तौर पे, ठीक है। वही कह रहा है डाइजेस्टेड फूड, यानी कि पचा हुआ खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से सारे बॉडी के पार्ट्स में फैला देता है ब्लड। ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी सेल्स, ब्लड इन द एनिमल्स लाइक कॉकरोच इज कलरलेस। कह रहा है जो ऑक्सीजन होता है ये भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वीडियो कहलाता है लंग्स में, और लंग्स के जरिए हमारे नाक के जरिए बाहर निकल जाता है, ठीक है, जब एक्सेल करते हैं, यानी कि सांस छोड़ते हैं, ठीक है। तो बचा हुआ खाना, यानी कि पचा हुआ खाना, डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन दोनों ही क्या करते हैं, ब्लड को, या जो ब्लड जो होता है पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। किसके जरिए, ब्लड वेसल के जरिए। करवाता कौन है, लंग्स, हार्ट, ठीक है, लंग्स कह रहे हैं। कह रहा है कि जो हमारे अंदर जो खून आता है वो होता है लाल कलर का, सबको पता है, कहीं करता है तो लाल कलर का खून निकलता है। लेकिन बाकी जो और एनिमल्स हैं, और एनिमल्स जैसे कॉकरोच, यानी कि जो भोजपुरी में कहते हैं उसको तेलगगर कहते हैं, ठीक है, कॉकरोच देखे ना, कॉकरोच, तो उनके जो खून आता है वो कलरलेस रहता है, यानी कि किसी भी कलर का नहीं रहता है। जिस कलर में डालेंगे, जैसे पानी होता है ना, किसी वाटर कलरलेस होता है, वैसे ही कॉकरोच का खून में क्या होता है, कलरलेस होता है। और जो केकड़े होते हैं उनका खून ब्लू होता है। कभी आप केकड़ा अगर देखे होंगे, क्रैब, जिसे क्रैब कहते हैं,
उनका जो खून होता है ना ब्लू कलर का होता है। तो सबके मतलब अलग अलग जानवर है, मैक्सिमम जानवर का खून रेडी होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन थे जो बताया गया है। हो सकता है वन वर्ड में आ जाए या आंसर में आ जाए कि कौन सा ऐसा एनिमल है जिसका खून क्या है, कलरलेस है, तो क्या है, कॉकरोच। और कौन सा ऐसा एनिमल है, पानी वाला जानवर है, जिसका खून ब्लू होता है यानी कि नीला होता है, कौन है वो, क्रैब्स है यानी कि केकड़ा। और हमारा खून कैसा है, पीला, रेड ब्लड से यानी कि लाल कलर का है। ठीक है, तरह हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से जो वेस्ट मटेरियल आता है वो किडनी क्या करता है, हमारे किडनी से बाहर निकालता है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल आता है वो जब हम पी करते हैं तो क्या होता है, सारी चीज़ बाहर निकल जाता है। तो वही कह रहा है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है प्रोड्यूस इन द बॉडी सेल्स, यानी कि जो बॉडी खाना पचाते समय जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसको जब प्रोड्यूस करता है तो किसके जरिए ट्रांसपोर्ट हो जाता है, किडनी के जरिए बाहर निकल जाता है। अब किडनी से डायरेक्ट बाहर नहीं निकलता, उसका प्रोसेस होता है जो आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ बस आपको इतना जानना है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो किडनी के क्या करता है, किडनी उसको बाहर फेंक देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्लड के बारे में। कह रहा है कि हर इंसान के अंदर यानी कि मैक्सिमम एडल्ट इंसान के अंदर जो होता है नॉर्मली 4 से 5 लीटर खून पाया जाता है। यानी कि जो एवरेज इंसान रहता है 25 साल के 30 साल के जो लड़के होते हैं या ऊपर उसके ऊपर होते हैं उनके अंदर जो खून होता है वो लगभग 4 से 5 लीटर के बीच में होना चाहिए। और उससे ज़्यादा होता तब मतलब डोनेट करना चाहिए, और उससे कम है तो अपने लेना चाहिए, क्योंकि खून काफ़ी ज़रूरी होता है ब्लड को खाने को पचाने के लिए और ब्लड को बॉडी को ज़िंदा रखने के लिए। ठीक है, तो 3.5 लीटर या 3 लीटर के आसपास आपका खून है बॉडी में, तो आपको क्या करना चाहिए, ब्लड को चढ़वा देना चाहिए। ठीक है, जाके हॉस्पिटल में। तो ये कह रहा है कि एक नॉर्मल एवरेज ह्यूमन एडल्ट का जो खून रहता है वो लगभग 4 से 5 लीटर रहता है। और खून में एक चीज़ पाई जाती है यानी कि जो आरबीसी रहता है यानी कि जो लाल कलर का खून रहता है उसमें एक प्लाज्मा रहता है, प्लाज्मा एक होता है। ठीक है, जिसमें कई सारे ब्लड सेल्स रहते हैं यानी कई तरह के सेल्स रहते हैं। सेल्स क्या होता है मैंने बताया कि सबसे छोटे यूनिट होते हैं बॉडी के। ठीक है, जो हमारा खून रहता है ये उसके अंदर कई सारे मतलब पार्ट्स होते हैं, सेल्स होते हैं, उनको देखते हैं। कह रहा है प्लाज्मा होता क्या एक्चुअली में, प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर का ये एक लिक्विड पार्ट होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। जैसे होता है ना पानी में कई सारी चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिएंट होता है, तो इसी ब्लड में कई सारी न्यूट्रिएंट होती हैं जिसमें एक प्लाज्मा है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इट इज़ द स्लाइटली येलोइश इन कलर, यानी कि लगभग पीले कलर का होता है। कौन, प्लाज्मा, तो प्लाज्मा होता है और लगभग पीले कलर का होता है। ठीक है, एंड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फूड वेस्ट एंजाइम्स, और क्या क्या ढोता है ये बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड को ढोता है, खाने को ढोता है, वेस्ट एंजाइम्स को ढोता है। ठीक है, एंजाइम्स क्या होते हैं, बॉडी के अच्छे होते हैं, इन चीज़ों को ढोता है कौन, प्लाज्मा, इसलिए इसका पढ़ाया गया है। तो प्लाज्मा कहाँ होता है, खून के अंदर होता है, ब्लड के अंदर होता है। कह रहा है कि एक मान लेते हैं खून है, ठीक है, ब्लड है, ब्लड के अंदर लगभग 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, यानी कि 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर। अब कह रहे हैं कि जो ब्लड सेल्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। अब जो देखा कि जो सेल्स होते हैं तो ब्लड के अंदर भी 3 तरह के सेल पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, पहला टाइप क्या आता है, आरबीसी। ठीक है, तो एग्जाम में आता है कि जो ब्लड होता है, ठीक है, जो ब्लड के सेल्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं उनको डिफाइन करिए, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला आता है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, यानी कि जो लाल कलर के सेल्स होते हैं उनको आरबीसी कहते हैं। देखो ये डिस्क की तरह होते हैं, जो कैसेट होता है ना डीवीडी, उसी तरह होते हैं। देखो गोल गोल है ना, तो डिस्क की तरह होता है, और ये लाल कलर के होते हैं। लाल कलर के होता है क्योंकि इनके अंदर हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन क्या करता है, देखो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऐसा पकड़ लेता है और पूरे बॉडी में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता रहता है। कौन, हेमोग्लोबिन, जिसको हम क्या कहते हैं, जब देखो आरबीसी के अंदर क्या रहता है, हेमोग्लोबिन रहता है। हेमोग्लोबिन क्या होता है, इसकी वजह से खून लाल होता है, यानी कि हेमोग्लोबिन जितना ज़्यादा रहेगा उतना खून आपका लाल होगा, यानी कि रेड कलर का होगा। ठीक है, हेमोग्लोबिन करता क्या है, ये ऑक्सीजन को पकड़ के यानी कि बाइंड करके पूरे बॉडी में घूमता रहता है। जब ये ऑक्सीजन को पकड़ लेता है तो उसका नाम चेंज होकर क्या हो जाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, यानी कि ऑक्सीजन को ढोने वाला हेमोग्लोबिन। ठीक है, ये क्या करता है, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, जिसकी वजह से हमको एनर्जी मिलती है। जैसे हम सांस जब लेते हैं तो जब सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन रहता है, तो ऑक्सीजन जैसे ही हमारे अंदर आता है वो कहाँ जाता है, हार्ट्स में जाता है, यानी कि हमारे दिल में जाता है। वो दिल पे क्या करता है, उस ऑक्सीजन को बस किसको दे देता है, आरबीसी को देता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स को देता है, और उसको पकड़ के पूरे बॉडी में घूमते रहते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि जो आरबीसी होता है वो डिस्क की तरह होता है। ये लाल कलर के होते हैं, क्यों लाल कलर के होते हैं, क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन का ढोता है, यानी कि कैरियर होता है किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, कैसे ढोता है, ये बाइंड कर लेता है। बाइंड मतलब होता है कि पकड़ लेना, यानी कि उसको बांध लेना, बांध के पूरे बॉडी में पहुंचाता है। ठीक है, किसको, ऑक्सीजन को। कौन, हेमोग्लोबिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। सेकेंड टाइप जो हमारा सेल्स आता है वो होता है डब्ल्यूबीसी, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि वाइट कलर के होते हैं। यानी जब कभी देखते होंगे जब चोट वगैरह लगता होगा तो उसको फोड़ते होंगे तो वाइट कलर का निकलता होगा। ठीक है, उसी को कहते हैं हम
WBC, यानी कि वो भी एक तरह के ब्लड होते हैं लेकिन वाइट ब्लड सेल्स यानी कि वो सफ़ेद कलर के होते हैं, तो कम मात्रा में निकलते हैं जब आपको चोट वगैरह लगी होती है, ठीक है, तब निकलते हैं वो। तो कैसे होते हैं, WBC होते हैं, इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, किससे, RBC से, ठीक है। तो WBC इज लार्जर देन RBC एंड लेसर इन नंबर ऑफ स्पीसीज, यानी कि कम मात्रा में मौजूद रहते हैं, जाहिर सी बात है तभी तो कम निकलते हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन होता है, RBC होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं पूरे बॉडी में, लगभग 4 से 5 लीटर होते हैं। लेकिन WBC वाइट ब्लड सेल्स काफ़ी कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में होते हैं, ठीक है। कितना होता है ये नहीं दिखाया है, नहीं बताया, लेकिन बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। ये हेल्प करते हैं इन्फेक्शन को फैलने से, यानी कि जब आपके चोट वगैरह लगती है तो इन्फेक्शन ही फैल जाता है या जम्स वगैरह आ जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होते हैं WBC, ठीक है। तो बॉडी में RBC कराना, WBC कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लोग जो आपका खांसी वगैरह होता है उनसे लड़ते हैं, या कहीं आपको चोट वगैरह लग जाता है, नहीं चोट वगैरह लग जाता है तो गिर जाते हैं, तो उसको इन्फेक्शन होने से बचाने के लिए WBC क्या करता है, मदद करता है उस चोट को, या आपको इन्फेक्शन नहीं होने देंगे। तो ये कह रहा है दे हेल्प टू फाइट इन्फेक्शन एंड आल्सो डिस्ट्रॉय जर्म्स हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल्स विथ हैव इंटर द बॉडी, यानी कि जो शरीर के अंदर बॉडी चले आते हैं उन घाव के जरिए या किसी के और के जरिए, तो उसको ये लोग लड़ते हैं, कौन, WBC। नेक्स्ट आता है हमारा प्लेटलेट। तो प्लेटलेट क्या करते हैं, प्लेटलेट इस तरह के होते हैं, ठीक है। प्लेटलेट का काम काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। ये काफ़ी कम मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि सबसे मात्रा में ज़्यादा क्या होता है, RBC होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, यानी कि खून लगभग 4 से 5 लीटर रहता है। उससे कम होता है WBC, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन को रोकते हैं। तीसरा आता है प्लेटलेट, ये क्या करते हैं, ये बहुत ही कम मात्रा में रहते हैं हमारे बॉडी के अंदर, यानी कि ब्लड के अंदर। पुटाना प्लेटलेट्स आर वेरी माइन्यूट सेल प्रेजेंट इन द ब्लड, यानी कि खून के अंदर रहते हैं लेकिन काफ़ी कम मात्रा में रहते हैं। इनका काम क्या होता है, जब आपको कोई चोट लगता है, इंजरी होता है, ठीक है, आप कहीं गिर वगैरह जाते हैं तो नहीं लगता है, खून वगैरह निकलने रहता है, ब्लड आने लगता है, तो उसको रोकने के लिए प्लेटलेट काम आता है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट होना चाहिए, जितना ज़्यादा प्लेटलेट होंगे उतना ज़्यादा आपका सुरक्षा होगा, यानी कहीं आपको गिरते वगैरह हैं तो खून कम गिरेगा, ठीक है, जिसकी वजह से प्लेटलेट क्या कर देंगे, उस खून को बंद कर देंगे। तो ये कह रहा है दे हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग बाई क्लॉटिंग द ब्लड इन अ केस ऑफ इंजरी, यानी कि आपको जब चोट लगता है, जब उसमें से ब्लड निकलता है तो ब्लड को क्या कर देंगे, ये लोग रोक देंगे, कौन, प्लेटलेट्स, ठीक है। हमने देखा ब्लड के 3 पार्ट्स, कौन, RBC, WBC और प्लेटलेट। अब देखते हैं ब्लड वेसल, ये कौन होते हैं, ब्लड वेसल, ये नसें होती हैं, एक तरह से पाइप होता है जो खून को क्या करता है, दौड़ाता है पूरे बॉडी में, ठीक है। तो देखते हैं अच्छे से। तो यहाँ से सिंपल सा आपका डिफिनीशन मिल जाएगा कि इंसानों के अंदर एक तरह का ट्यूब्स होते हैं, एक ट्यूब्स नेटवर्क होता है इस तरीके से, नहीं दिख रहा है रेड और ब्लू, ठीक है, यही होते हैं रेड ब्लड सेल्स, यानी कि रेड वेसल्स होते हैं जो ब्लड को क्या करते हैं, दौड़ाते हैं पूरे बॉडी में, ठीक है। देखते हैं, ये पाइप की तरह होते हैं, ट्यूब्स की तरह होते हैं। दिस ट्यूब्स आर कॉल्ड ब्लड वेसल, इन्हीं को ब्लड वेसल कहा जाता है, ठीक है। ये 3 तरह के होते हैं, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं, कौन, ब्लड वेसल, यानी कि जो पाइप होता है खून, ये जो हमारी नसें होती हैं, नहीं दिख रहा है यहाँ पर, आप जब देखेंगे यहाँ पर, जब हाथ बंद करेंगे हम देखेंगे तो ऐसे 2 नस दिख रहा है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लड वेसल कहते हैं, ठीक है। ये पूरे बॉडी में फैले होते हैं, इन्हीं की वजह से खून क्या होता है, दौड़ता है। 3 तरह के होते हैं, पहला आता है आर्टरीज, क्या होता है, आर्टरीज, दूसरा होता है कैपिलरीज, तीसरा होता है वेन्स। देखो जो आर्टरी होता है, जितने भी लाल कलर के दिख रहे हैं ना, वो सारे के सारे क्या हैं, आर्टरीज हैं, यानी कि कलाकार एक तरह से, ठीक है। आर्टरीज क्या है, रेड वाले हैं, ठीक है, जितने भी रेड दिख रहा है सॉरी क्या है, आर्टरीज है, लिखा भी है यहाँ पर, आर्टरीज आर शोन इन रेड इन कलर, यानी कि जितने भी लाल कलर के हैं वो क्या है, आर्टरीज है, और जितने भी ब्लू कलर के हैं वो क्या है, वेन्स हैं। तो ये लिखा है वेन्स आर शोन इन ब्लू कलर, ठीक है। तो ऐसे मतलब याद किया जाता है। तो 3 तरह के होते हैं, पहला देखते हैं आर्टरीज क्या होता है। जो आर्टरीज होते हैं, कह रहा है कि ये मस्कुलर वॉल होते हैं, यानी कि इनकी जो दीवारें होती हैं, जैसे मान लेते हैं आर्टरीज है, क्या है, लाल कलर की है, ठीक है, लाल कलर का है, ये है भी, तो मान लेते हैं हमारे अंदर का एक आर्टरीज है, ठीक है। तो ये इनके जो वॉल रहेंगे, जो यानी कि बाहर वाला दीवार है, ये बाहर वाला ये जो वॉल है, ये काफ़ी ठीक है, यानी कि मोटे हैं। तो भाई मोटा का तभी तो अच्छे से फ्लो कर पाएगा इसके अंदर ब्लड। तो यानी कि जो ये लाल कलर का चल रहा है, मान लेते हैं क्या है, ब्लड है, ठीक है। तो ये आर्टरीज है, इनके अंदर ब्लड दौड़ रहा है। तो ये कैसे कलर के हैं, थोड़ा थिक ट्यूब है और थोड़ा मस्कुलर वॉल है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना, कहाँ से, अपने हार्ट से लेके पूरे बॉडी में, यानी कि दिल से लेके, फेफड़े से लेके पूरे बॉडी में क्या करना, दौड़ाना। तो वही कह रहा है डेट कैरी, यानी कि आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन हो, कहाँ से, फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी ऑफ द ऑर्गन्स, यानी कि दिल से लेके पूरे बॉडी में, ठीक है। हमारे जो दिल होता है यहाँ पे, यहाँ से लेके पूरे बॉडी में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, यानी यहाँ से लेके पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, क्या, आर्टरीज।
तो ये आर्टरीज जो है काफ़ी काम का है। अगर आर्टरीज ना हो तो ब्लड क्या होगा, सर्कुलेट ही नहीं करेगा। तो ये कहेंगे आर्टरीज यानी कि पहला टाइप था किसका, ब्लड वेसल का, यानी कि पहली नस थी जो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिल से लेके पूरे बॉडी में फैलाता है, ठीक है, दौड़ाता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ये जिसका जो काम रहता है यानी कि जो इसका पंपिंग मशीन रहता है यानी कि जो ब्लड का दौड़ाता है ये काफ़ी प्रेशर से करता है, यानी कि जो दिल रहता है हमारा धक 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 करता है ना, अभी आवाज़ सुनेंगे जब दिल की हाथ रख के धक 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 कर रहा होगा, तो ये ब्लड को पंप करता है। तो जितनी तेज़ी से पंप करेगा उतनी तेज़ी से क्या होगा, इसके अंदर खून दौड़ेगा। तो तेज़ी से कब करेगा, जब हम दौड़ते हैं, जैसे जब हम दौड़ते हैं कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो देखते हैं हमारी सांसें और जो मतलब जल्दी जल्दी होने लगती है, लगते हैं हम हाँफने लगते हैं, तो दिल और भी क्या होता है, तेज़ हो जाता है, धक 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 करने लगता है और तेज़ी से। इसका मतलब कि पंपिंग क्या हो रहा है, और तेज़ी से हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लड काफ़ी तेज़ी मात्रा में दौड़ रही है, धक 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 दौड़ रही है, पूरे बॉडी में दौड़ती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन जल्दी जल्दी सप्लाई होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। इस तरीके से आर्टरी काम करती है। कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट आता है पल्स। पल्स क्या होता है, देखिए जब ब्लड दौड़ती है, जब मैंने कहा ना कि अभी आप नॉर्मल बैठे होंगे तो आपका जो पल्स रेट होगा ब्लड का, यानी कि ब्लड के दौड़ने का जो स्पीड होगा वो अलग होगा, यानी कम होगा। जो आप कुछ एक्सरसाइज करेंगे या जब दौड़ रहे होंगे तो जो आपका पल्स रेट होगा वो काफ़ी तेज़ हो जाएगा, यानी कि ब्लड काफ़ी तेज़ी से तो क्या होगी, दौड़ रही होगी, ऐसे तेज़ी से दौड़ रही होगी। लेकिन जब आप नॉर्मली ऐसे बैठे या बैठ के लेक्चर देख रहे हैं तो ब्लड ऐसे ऐसे क्या होगा, दौड़ेगा, ठीक है। तो कह रहा है एक नॉर्मल इंसान का, यानी कि एक नॉर्मल बैठे हुए इंसान का जो ब्लड पल्स रहता है वो 72 से 80 टाइम दौड़ता है, यानी कि दौड़ता है 1 मिनट में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो पल्स क्या होता है, पल्स एक तरह से ब्लड का स्पीड होता है, यानी कि ब्लड का जो प्रेशर रहता है उसको नापने के लिए, यानी कि ब्लड के अंदर जितने भी दौड़ रहे हैं उसको पल्स कहते हैं। और 1 मिनट में यानी कि 60 सेकेंड में 72 से 70 टाइम, यानी कि 72 से 80 बार क्या होता है, दौड़ता रहता है। अगर हम जब दौड़ते हैं यानी कि जब रनिंग करते हैं तो उसमें और तेज़ हो जाता है, ये कौन, ब्लड दौड़ना, ब्लड का दौड़ना। कह रहा है पूरे बॉडी में जो सबसे बड़ा आर्टरी होता है, यानी कि जो लाल कलर का होता है ना ये वाला, तो सबसे बड़ा होता है ऑर्टा, ठीक है, ये सबसे बड़ा ब्लड वेसल है, आर्टरी में आता है, ठीक है। तो पूछ सकता है 1 नंबर में कि आर्टरी में सबसे बड़ा जो ब्लड वेसल है किसका क्या नाम है, तो ऑर्टा नाम है, क्या नाम है, ऑर्टा। आते हैं कैपिलरीज के बारे में। कैपिलरीज का काम होता है, देखो ये सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, सबसे थीनेस्ट होते हैं, बीच वाला पार्ट होते हैं जहाँ पर सारा चीज़ एक्सचेंज होता है, यानी कि जो भी आपका ब्लड, जैसे मान लीजिए आर्टरी है, क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ढो रहा है, ढोने के बाद जब वापस आएगा तो वो किसको देता है, कि वीन्स को देता है। वीन्स क्या करते हैं, ये दोबारा हार्ट के पास ले जाते हैं। देखो जो आर्टरी था वो हार्ट से निकलता है, यानी कि सारा ब्लड लेके ऑक्सीजन लेके दिल से निकलता है, यानी कि हार्ट से निकलता है फ्रॉम हार्ट, और घूमते हुए पूरे बॉडी में जाता है। जब घूम के फिर वापस आता है तो यहाँ पर कैपिलरीज को वापस दे देता है, यानी कैपिलरीज इस तरह के होते हैं, पतले पतले होते हैं, जिनका काम होता है क्या करना, एक्सचेंज करना, यानी कि ऑक्सीजन को एक्सचेंज करना, ठीक है, खाने को एक्सचेंज करना, वाटर को एक्सचेंज करना, इनका काम होता है एक्सचेंज करना। तो ये पतले पतले होते हैं, यानी कि आर्टरी और वीन से पतले होते हैं, ठीक है। तो ये इनको दे देते हैं वीन्स को, फिर ये वीन्स कहाँ ले आते हैं, हार्ट के पास ले आते हैं। तो हार्ट काम क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो बाहर निकाल देता है, फिर क्या करता है वो ऑक्सीजन को फिर इसको दे देता है, किसको देता है, आर्टरी को। फिर आर्टरी पूरे बॉडी में घूमती है, फिर घूमने के बाद जितना भी ऑक्सीजन होता है वो बांट देती है, और क्या कैरी कर लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आता है कैपिलरी के पास, फिर कैपिलरी को दे देता है, फिर कैपिलरी किसको ट्रांसफर कर देता है, वीन्स को, ठीक है। फिर ये वीन्स कहाँ जाते हैं, हार्ट के पास जाते हैं, फिर हार्ट क्या करता है, उसको ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है, ठीक है। ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। क्या होता है, कैपिलरीज, यानी कि कैपिलरी क्या होते हैं, एक ऐसे पार्ट होता है, एक ऐसा ब्रांच होता है जो क्या करते हैं, बस एक्सचेंज करवाता है, किसका किसका एक्सचेंज करवाता है, ऑक्सीजन का, डाइजेस्टेड फूड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, और भी कई सारे मटेरियल्स का, ठीक है। तो ये कैपिलरीज होते हैं। कैपिलरीज बीच वाले पार्ट होते हैं जो सबसे छोटे होते हैं और सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं और सबसे थीनेस्ट होते हैं, यानी कि सबसे पतले होते हैं। बाकी जो आर्टरी और वीन है वो काफ़ी मोटे मोटे तगड़े तगड़े रहते हैं पूरे बॉडी में। और सबसे बड़ा आर्टरी क्या है, अरोटा नाम है, ठीक है, क्या नाम है, अरोटा, ठीक है। तो हमने पढ़ा आर्टरी, फिर पढ़ा कैपिलरीज जो कि बीच वाले काम करते हैं, यानी कि एक्सचेंज का काम करते हैं इस तरीके से। और फिर आता है हमारा वीन्स। वीन्स क्या करते हैं, कि जो वीन्स होते हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, यानी कि एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करते हैं, और कहाँ ले जाते हैं, बॉडी से हार्ट की तरफ ले जाते हैं। यानी कि पूरे बॉडी का जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो किसको दे देता है, कैपिलरीज, वीन्स को देता है। और वीन्स कहाँ ले जाते हैं, उसको हार्ट के पास ले जाते हैं, यानी कि दिल के पास ले जाते हैं, फिर हार्ट उसको बाहर निकाल देता है। ये काम होता है वीन्स का, ठीक है। 3 होते हैं, 3 तरह की नसें होती हैं। पहला आता है आर्टरी, जो
क्या करता है, उसमें खून होते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी कि ऑक्सीजन वाले ब्लड को पूरे बॉडी में कैरी करता है। फिर आता है कैपिलरी, यानी कैपिलरी क्या होता है, सबसे पतला और सबसे छोटा पार्ट होता है। इसका काम होता है एक्सचेंज करना। क्या क्या एक्सचेंज करना, ऑक्सीजन को, बचे हुए खाने को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। ये किसको देता है, वीन्स को। वीन्स क्या करता है, पूरे बॉडी का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ ले जाता है, हार्ट के पास ले जाता है। हार्ट क्या करता है, उसको बाहर निकाल देता है। इस तरीके से तीनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा नोट आता है, कहता है कि एक उसी में यानी कि आर्टरी में ही और वीन्स में ही एक पुलमोनरी आर्टरी होता है, यानी छोटा सा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। इसमें थोड़ा उल्टा काम चलता है। जैसे अभी हमने क्या देखा, आर्टरी क्या करता है, ब्लड को धोता है, कैसे ब्लड को, जिसमें ऑक्सीजन आता है, ठीक है। इसमें थोड़ा उल्टा हो जाएगा। जैसे ही पुलमोनरी आर्टरी होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे आर्टरी हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ढोते हैं। यानी कहाँ से लिखा ना, कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच, यानी कि ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड को ढोते हैं जिसमें भर भर के क्या होता है, CO2 होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये क्या करते हैं, ब्लड से लंग्स की तरफ ले जाते हैं, यानी कि ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, यानी कि हार्ट से लंग्स की तरफ ले जाते हैं। और ये बस यही आर्टरी हैं जो क्या करते हैं, बस कार्बन डाइऑक्साइड को धोते हैं। बाकी जितनी आर्टरी हैं वो किसका क्या ढोती हैं, ऑक्सीजन को ढोती हैं, यानी कि ऑक्सीजन को कैरी करती है। तो याद रखिएगा। ठीक इसमें ऐसे ही उसमें बोलता है पुलमोनरी वीन में, ये ऐसे पुलमोनरी वीन में होते हैं, यानी कि ऐसे वीन होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ढोते हैं, ठीक है। यानी कि पूरे बॉडी में, यानी कि हार्ट से लेके पूरे लंग्स से लेके हार्ट तक, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए नॉर्मली 3 तरह के होते हैं, आर्टरी होता है, कैपिलरी होता है और वीन्स होते हैं, ठीक है। हमने देखा आर्टरी ऑक्सीजन ढोता है, विटरी, और जो वीन होते हैं डीऑक्सीजन ब्लड होते हैं, एक CO2 ढोते हैं। लेकिन जैसे ही नाम जुड़ेगा पुलमोनरी, ठीक उल्टा हो जाएगा। यानी कि पुलमोनरी आर्टरी CO2 को ढोते हैं और पुलमोनरी वीन क्या ढोते हैं, ऑक्सीजन को ढोते हैं पूरे बॉडी में, ठीक है। इस तरीके से जानेंगे। यहाँ पर तीनों का डिफिनीसन यानी कि क्या बोलते हैं, कंपैरिजन दिया है जो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जो काफ़ी आसान हो जाएगा आपको याद करने के लिए। एक ही जगह पे तीनों मिल जा रहा है, ठीक। जो वही लिखा है जो मैंने पढ़ा है। इसमें हाई प्रेशर होता है विथ थिकर वॉल्स का, यानी कि आर्टरी की जो वॉल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोटी होती हैं और काफ़ी तेज़ी से ये क्या करती हैं, ब्लड को दौड़ाती हैं। जो विंस होता है ये लो प्रेशर के साथ दौड़ते हैं, इनके पास स्पीड का नहीं होता, कम होता है। कैपिलरीज और कैपिलरीज ये ऐसे वॉल्स होती हैं जिनका जो सेल होता है थिक होता है और ये क्या करते हैं, डिफ्यूजन का काम करती है, यानी कि एक्सटेंड का काम करती हैं। तो इस तरीके से तीनों आप लोग देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हार्ट। हार्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी में। अगर ये नहीं रहेगा तो को क्या होगा, ना आर्टरी होगी, ना ही वीन्स होंगे, ना ही कैपिलरी को कोई काम कर पाएगा। तो हार्ट कराना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहता है पहला पॉइंट, द हार्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गन या मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन द इंटायर ह्यूमन बॉडी, यानी कि पूरे बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या है, हार्ट है। इट इज़ द फिस्ट साइज, यानी किस साइज़ का रहता है, फिस्ट साइज, यानी कि अगर आप ऐसे करेंगे, ठीक है, इस तरीके से आपका हार्ट होगा, ठीक है। आपके मुट्ठी इतना बड़ा हार्ट होता है, यानी कि दिल होता है, ठीक है, उससे बड़ा नहीं होता है। ये मस्कुलर ऑर्गन होते हैं जो कि लंग्स के बीच में रहते हैं। जो आपका लंग्स होता है ना, ऐसे बीच में, ऐसे मान लेते हैं दोनों तरफ लंग है आपके, तो बीच में क्या होगा, आपका दिल होगा, वही धड़कता है और पूरे ब्लड को क्या करता है, सर्कुलेट करता है हमारे पूरे बॉडी में। तो ये हमारा हार्ट। इतनी आपको फिगर बनाने के लिए एग्जाम में आता है। ये ऑर्टा सबसे बड़ी जो हमारे देखे ना, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है हमारे पूरे बॉडी में, तो ऑर्टा है, पूरे बॉडी में ऐसे फैला रहता है, ठीक है। तो ये अपना काम करता है। इसके डिटेल में जानते हैं। यहाँ पर कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट कि जो हमारा हार्ट रहता है, यानी कि जो दिल है वो क्या है, वो सेंट्रली खड़ा है, मतलब कि ऐसे रखा रहता है दिल में, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुका होता है, यानी कि जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसकी तरफ थोड़ा सा ऐसे झुका गया है। मतलब जो हमारा मान लेते हैं हार्ट्स है, ठीक है, ये हमारा हार्ट्स है, तो ये जो हार्ट्स है ये थोड़ा ऐसे झुक गया है लेफ्ट की तरफ, ठीक है। वही कर रहा है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है पंपिंग करना, यानी कि जो हमारा ऑक्सीजन है उसको अच्छी तरह से सप्लाई करना पूरे बॉडी में, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या होना है, निकालता है बाहर। ये काम होता है किसका, हार्ट का। ये काम जब तक आप जिंदा रहते हैं तब तक ये काम करता रहता है, इसको ये रुक ही नहीं सकता। अगर ये रुक गया तो आपकी लाइफ फुल स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। कह रहा है फिर क्या है, दिस आर कॉल्ड हार्ट बीट्स, यानी कि जब ये पंपिंग करता है, ब्लड को छांटता है, भेजता है पूरे बॉडी में, उसे क्या होते हैं, पंपिंग करते हैं, यानी कि पंप कर रहा है ब्लड को। नेक्स्ट है चैम्बर ऑफ हार्ट। कितने चैम्बर होते हैं हार्ट के, चैम्बर यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कमरा, ठीक है। जैसे ये हो ना, जैसे मान लेते हैं जो हार्ट है हमारा, ये 4 चैम्बर बचा हुआ है, यानी कि इसके 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं, यानी कि ये दोनों क्या है, चैम्बर, एक तरह से कमरे हैं, और 2 चैम्बर नीचे होते हैं, ठीक है। तो 4 चैम्बर में बटा होता है हमारा हार्ट। देखो ऊपर वाला चैम्बर क्या कहलाता है, ऑरिकल्स कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑरिकल्स, यानी कि ये जो पार्ट है इनको हम क्या बोलते हैं, ऑरिकल्स बोलते हैं। यहाँ पर लिखा है कि हार्ट इज डिवाइडेड इंटू 4 चैम्बर
टू अपर एरिकल्स, यानी कि दो ऊपर के ऑरिकल्स होते हैं जिसे हम आर्ट्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्ट्रिया। ऑरिकल्स बोले हैं, आर्ट्रिया बोले, दोनों सेम है। और दो नीचे रहते हैं जिनको हम वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है, जो क्या का काम करते हैं? डिस्चार्जिंग काम करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। और ऊपर वाले जो दो चैम्बर होते हैं क्या करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में भेजते हैं। दो ऊपर चैम्बर होता है, दो नीचे होता है, ठीक है, जिनको हम ऊपर वाले क्या बोलते हैं? आर्ट्रिया बोलते हैं, और नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। बस यही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है हमारा राइट एंट्र ऑरिकल, मतलब इसके थोड़ा राइट जो ऑरिकल है जो आर्ट्रियम है उसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है ये रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? कैरी करता है। कौन? राइट वाला ऑरिकल जो होता है। ऑरिकल कौन होते हैं? ऊपर वाले ना। जो ऊपर वाला होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। फ्रॉम हियर द ब्लड गोज राइट वेंट्रिकल, यानी कि जितने भी बॉडी में CO2 रहता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ये बिटोरता है और ला के कहाँ रख देता है? हार्ट के पास रख देता है, और हार्ट उसको बाहर निकाल देता है। द राइट वेंट्रिकल देन पम्प्स दिस इन impure blood to the lungs when the carbon dioxide is removed and oxygen is absorbed, यानी जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो उसमें से जब हम सांस लेते हैं उसमें कई सारे गैसेस आती हैं जिसमें से ऑक्सीजन भी रहता है। ठीक, जो ऑर्टिकल है यानी कि जो ऑरिकल है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है? वापस भेज देता है नाक के जरिए। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर रहता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो CO2 बाहर निकल जाता है। इस तरीके से ये काम करता है। फिर आता है लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल क्या करता है? ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से, यानी कि जो सांस ये ऑब्जर्व किया है कौन? राइट ऑरिकल। सांस ऑब्जर्व करने के बाद कहाँ जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल में, यानी कि लेफ्ट साइड वाले में, ठीक है। ये क्या करेगा? पूरे बॉडी में उस ऑक्सीजन को क्या करेगा? भेजेगा, ठीक है। इस लेफ्ट ऑरिकल क्या करता है? ऑक्सीजन ब्लड को कैरी करता है और पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। और राइट ऑरिकल क्या करता है? एयर में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और भेज देता है लेफ्ट ऑरिकल के पास। अब आते हैं दूसरा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सेप्टम और वॉल्स। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं हार्ट्स में। अगर ये ना हो तो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन है और ऐसा खून जिसमें CO2 है, दोनों क्या हो जाएगा? आपस में मिक्स हो जाएंगे, और आपस में मिक्स हो जाएंगे तो हम अपना के यानी कि घुटन से मर जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करते हैं। कौन? सेप्टम और वॉल्स। जैसे ये ना हमारा हार्ट है, ठीक है, यहाँ पर जो ये सेप्टम है इनको अलग करता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखता है। कौन? सेप्टम और वॉल्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करते हैं। ये दोनों खून को मिक्स नहीं होने देते हैं। लिखा है कि द टू साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेट बाय अ पार्टीशन कॉल्ड सेप्टम, यानी कि हार्ट्स को दो भागों में डिवाइड करता है। कौन? सेप्टम। इसलिए सो डैट द टू टाइप्स ऑफ ब्लड डू नॉट मिक्स, कहता है क्या? ताकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि CO2 वाला ब्लड और ऑक्सीजन वाला ब्लड आपस में मिक्स ना हो, ठीक है। तो इसको ये रोकता है। कौन? सेप्टम और वॉल्स, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होता है? देखिए ये काफ़ी मज़ा आने वाला है। कह रहा है कि जो हमारा हार्ट रहता है, जब क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, पंपिंग करता रहता है, उसको क्या कहते हैं? हार्ट बीट कहते हैं। हार्ट बीट का जो साउंड होता है वो लबदब होता है, यानी कि याद रखिएगा, वन वर्ड में आ सकता है कि जो हार्ट बीट का साउंड होता है कैसा होता है? तो लब दब, यानी कि लबदब 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 ऐसे करते रहता है हमारा हार्ट, ठीक है। कभी सुनिएगा, सुनने के लिए एक मशीन आता है जिसका नाम है क्या? स्टेथोस्कोप। इस तरीके से डॉक्टर नहीं सुनते हैं, डॉक्टर लगाए रहते हैं कान में और आपके हार्ट बीट को सुनते हैं, तो उसी को कहते हैं स्टेथोस्कोप। तो इसका करता है जो स्टेथोस्कोप रहता है वो हार्ट बीट को सुनने के लिए काम आता है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं हार्ट बीट। हार्ट बीट का साउंड कैसा होता है? लबदब होता है। इसको सुनने के लिए कौन सा मशीन चाहिए हमको? स्टेथोस्कोप। स्पेलिंग याद रखिएगा, STETHOSCOPE। कई बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। तो हार्ट बीट क्या होता है? ये जब ब्लड को पंप करता है, यानी कि जब ऑरिकल्स क्या होते हैं? पंप करते हैं ब्लड को, किसमें? वेंट्रिकल्स में, यानी कि पूरे बॉडी में पहुँचाते हैं, तो धक से आवाज़ आता है। किस तरह का आवाज़ आता है? लब से। फिर जब छोड़ता है फिर दब से आवाज़ आता है। तो ये कह रहा है कि लब दब साउंड आता है, लब दब लब दब लब दब लब दब लब दब आता रहता है। तो उसको नापने के लिए, यानी कि उसको सुनने के लिए कौन सा मशीन की जरूरत पड़ती है? स्टेथोस्कोप का। तो जब हम दौड़ते हैं तो ये साउंड और तेज़ हो जाता है, यानी कि लब दब और तेज़ हो जाता है। तो जब आपके पास स्टेथोस्कोप होगा तो सुनिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जब हम नॉर्मल जो स्पीड रहता है किसका? लबदब का, यानी कि हार्ट बीट का, कितना होता है? 65 से 75 टाइम पर मिनट होता है, यानी कि एक मिनट में लगभग 65 से 75 बार क्या होता है? हमारा लबदब करते रहता है, यानी कि हमारा हार्ट बीट क्या होता है? चलता रहता है। लेकिन जैसे ही दौड़ते हैं, हम क्या दौड़ते हैं या क्या करते हैं? कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, ठीक है, तो वो बढ़ के 90 से 100 टाइम्स पर मिनट हो जाता है। यानी कि जब हम रनिंग करते हैं तो हमारा हार्ट बीट बढ़ हो जाता है। यानी कि जब आप रनिंग कर रहेंगे तो आप हार्ट बीट को सुनिएगा,
काफ़ी तेज़ हो जाएगा, यानी कि लबदब काफ़ी तेज़ हो जाता है। तो एक नॉर्मल स्पीड कितनी होती है हार्ट बीट की? 65 से 75 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। जैसे ही दौड़ेंगे 90 से 100 मिनट पर मिनट हो जाती है, यानी कि बहुत तेज़ी से हमारा दिल धड़कने लगता है। कह रहा है एक और मशीन आता है, ठीक है, जिसको ब्लड के प्रेशर को नापता है कि ब्लड कितनी तेज़ी से दौड़ रहा है। यानी कि ब्लड को नापने के लिए क्या होता है, एक मशीन आता है जिसका नाम है स्फैग्मोमैनोमीटर। देखिए ये काफ़ी लंबा वर्ड है, इसका स्पेलिंग याद करना थोड़ा मुश्किल है। तो स्फैग्मोमैनोमीटर, ठीक है। देखो SPHY गै जी, ठीक है, मैनो यानी कि MO मोमैनोमीटर यानी कि METER, स्फैग्मोमैनोमीटर, ठीक है। तो क्या करता है, ब्लड के प्रेशर को नापता है कि ब्लड आपका कितनी तेज़ी से क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो यहाँ पे एक आपका टेबल दिया गया है, कह रहा है अगर आपके पास ये मशीन हो, कौन सा, स्फैग्मोमैनोमीटर, तो क्या करिए, एक नॉर्मल स्पीड आपका नापिए, यानी कि ब्लड प्रेशर नापिए, BP जिसे कहते हैं, ठीक है, BP इसी को कहते हैं, ब्लड प्रेशर को ही। तो BP का अपने नापिए और नोट करिए, फिर आप क्या करिए, थोड़ा सा दौड़ के आइए, ठीक है, थोड़ा 100 मीटर दौड़ के आइए, फिर नापिए, फिर दौड़िए, फिर नापिए, तो थोड़ा अलग अलग आएगा हार्ट बीट। क्यों आएगा, क्योंकि आपका हार्ट बीट तेज़ हो रहा है, यानी कि जब आप दौड़ रहे हैं तो हार्ट बीट क्या हो रहा है, 90 से 100 प्रति सेकेंड के मिनट के स्पीड से दौड़ रहा है। तो उसको नापने के लिए ये मशीन आती है। जो ओल्ड हो जाते हैं, यानी कि जो थोड़ा बूढ़े हो जाते हैं, उनको BP का दिक्कत हो जाता है, यानी कि उनकी जो ब्लड रहता है वो काफ़ी तेज़ी से दौड़ने लगती हैं, ठीक है, या BP कभी कभार स्लो भी हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका ब्लड है वो काफ़ी स्लो तरीके से दौड़ रहा है। तो एक नॉर्मल स्पीड होना चाहिए, यानी कि 65 से 75 मीटर के मिनट का स्पीड होना चाहिए एक नॉर्मल BP को होने के लिए। तो ये था BP। अब बताएं एक्सक्रीशन क्या होता है। देखो हम कई चीज़ें खाते हैं डेली, ठीक है, खाना खाते हैं, बर्गर चाउमीन जो भी खाते हैं वो सारा पेट में जाता है, ठीक है। पेट में क्या होता है, पचता है, कुछ उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट निकलती हैं, यानी कि कुछ पचने वाली नहीं रहती हैं, तो बॉडी क्या करता है, उनको बाहर भेज देता है, तो उसी को एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि वेस्ट प्रोडक्ट पे आती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारे बॉडी के लिए नुकसान है, तो बॉडी क्या करेगा, उसको लंग्स के जरिए, यानी कि जो हमारा नाक है, जब हम एक्सेल करेंगे, जब सांस को बाहर छोड़ेंगे तो CO2 क्या निकल जाता है, और एक जगह से और निकल जाती है CO2, ठीक है। फिर आता है वाटर, कह रहा है क्या होता है, वाटर भी कभी कभार जो हम लोग पीते हैं उसमें से कुछ मटेरियल्स होते हैं नुकसान होते हैं, तो भी उसमें से बाहर निकल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। साल्ट, यूरिक एसिड, यूरिया मतलब वही लैट्रिन, और यूरिक एसिड तरह जो हम लोग पेशाब वगैरह करते हैं उसको कह रहा है, ठीक है। तो इन सबको निकालने के लिए हमारे बॉडी के अंदर या जानवरों के अंदर ये एक तरह से मतलब नेचर ने बना दिया है कि आप जो भी खाएंगे उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, जो बेकार चीज़ें होंगी वो बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। तो वही हमको पढ़ना है आगे वाले जो पोर्शन आने वाला है। तो कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि वो प्रोसेस या वो प्रतिक्रिया जिसमें से वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकाल दिया जा रहा है, उसे क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन कहेंगे। और बाहर निकालने वाले ऑर्गन को क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। वही कह रहा है द ऑर्गन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब ऐसे ऑर्गन्स जो उस बॉडी को, यानी कि जो उस पार्ट्स को, यानी कि सॉरी जो उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल रहे हैं, उसको क्या कहेंगे हम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। और एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें से वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से बाहर आ रहा है। तो पहला आते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, यानी कि जानवरों में कैसे एक्सक्रीशन होता है। तो पहला दे दिया हमारा पैरामीशियम की, ऐसा मतलब ये सेल है जिसमें से एक ही सेल होता है, यानी कि ये यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर नहीं हमारी तरह। हम क्या है, हमारे पास ऑर्गन्स हैं और करोड़ों सेल्स हैं हमारे अंदर, लेकिन ये जो है इसके अंदर सेल्स नहीं है, यानी कि इनके अंदर ऑर्गन नहीं है। कह रहा है कि अमीबा, जिसे ये जानवर हो गए, अमीबा हो गए, पैरामीशियम हो गए, हाइड्रा हो गए। हाइड्रा क्या है, एक तरह का जानवर है जो पानी में पाया जाता है, ठीक है, जानवर नहीं है, एक तरह का पौधा है। फिर है स्पॉन्ज, ये सारे क्या है, इनके पास सिंगल सेल है या इनके पास ऑर्गन्स नहीं है हमारी तरह वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए। तो ये लोग क्या करेंगे, इनके पास एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन यानी कि एक तरह से दीवार होता है, जब ये खाने को पचा लेते हैं तो मेम्ब्रेन के जरिए अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं। तो वही कह रहा है कि दे एनिमिलेट, यानी कि बाहर निकालते हैं वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को डायरेक्ट डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के जरिए वो लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है यही है बाहर वाला पार्ट, ठीक है, जितना भी वाइट दिख रहा है, रेड मैंने लगाया है, ये सारा क्या है, मेम्ब्रेन है। इन्हीं के जरिए जो खाना रहता है, पचा हुआ खाना क्या रहता है, बाहर निकल जाता है। किसमें, इन जानवरों में जिनके अंदर ऑर्गन्स नहीं होते हैं। बाकी जिनके अंदर ऑर्गन्स होते हैं अब हम उनको देखते हैं। क्या टाइप्स ऑफ बॉडी वेस्ट, मतलब किस तरह के बॉडी वेस्ट होते हैं, भाई बहुत तरह के होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है गैसियस वेस्ट होता है, गैसियस वेस्ट यानी कि जो हमारे पेट के अंदर गैस बन जाता है, वो भी क्या है, तरह का वेस्ट है। फिर क्या सॉलिड वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट यानी कि फेसेस, यानी कि लैट्रिन वगैरह। जैसे केमिकल वेस्ट होता है, जैसे कि सॉल्ट हो गया, यूरिया हो गया, एक्सेट्रा, ये सब अलग तरह के वेस्ट होते हैं। तो पहले अब देखते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, यानी कि इंसानों के अंदर कैसे कैसे वेस्ट होते हैं और कैसे बाहर निकलते हैं।
कह रहा है इंसानों के अंदर कई सारे मतलब सिस्टम होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं? सबसे पहला आता है किडनी। जो भी हम पानी पीते हैं उस पानी को साफ़ करके जितना भी बढ़िया पानी रहता है वो तो बॉडी में भेज देता है, ठीक है। लेकिन उस पानी में जितने ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, यानी जो भी बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, उसको किडनी क्या करता है, छान करके बाहर निकाल जाता है पी के जरिए, ठीक है। जब हम टॉयलेट वगैरह करने जाते हैं, ठीक है, एक नंबर, तो उसमें से सारा किडनी के जरिए निकाल जाता है, तो वो किडनी ये काम करता है। फिर आता है क्या आता है दूसरा, यूरेटर आता है, ठीक है। फिर आता है यूरिनरी ब्लैडर, फिर आता है यूरेथ्रा। ये सारे हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है किडनी। किडनी क्या करता है? कह रहा है जो किडनी होता है वो बीन शेप का होता है। बीन शेप मतलब आप लोगों ने बीन खाया होगा, जैसे जो सोयाबीन होता है उसका जो बीन्स आते हैं छोटे छोटे, इस तरीके से होते हैं किडनी, ठीक है। जो संतरा नहीं आता है, टॉफ़ी वाला संतरा आता है, वैसे ही होते हैं। तो इस तरह की हमारी किडनी भी होती है। तो हमारे पास 2 किडनी होती हैं, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। तो ये कह रहा है कि राइट साइड किडनी ये वाला है, ठीक है, और लेफ्ट साइड किडनी, दोनों का काम क्या होता है, पानी को मतलब फिल्टर करना। तो ये कह रहा है कि किडनी जो होती है बीन शेप की होती है, और एक कहाँ पर होता है, बैकबोन के ठीक पीछे होता है, यानी कि जो हमारा स्टमच है ठीक उसके लेवल पे होता है, यानी कि जो हमारा पेट है ना, ये यहीं पर होता है, देखो साफ साफ दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पर होता है किडनी। इसके अंदर कई सारे क्वाइल्ड ट्यूब्स होते हैं, यानी कि एक तरह से रबड़ की तरह होता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। यही नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, हमारे पानी को छानते हैं, एक तरह से मतलब क्लीन करते हैं हमारे पानी को। जो भी पानी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसको बाहर निकालते हैं। किडनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि हमारे अंदर जो ऑर्गन्स हैं, पहला आता है किडनी। किडनी क्या करता है, पानी को, यानी कि लिक्विड के फॉर्म्स को जितनी भी चीज़ आती है, चाहे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चाहे पानी पीते हैं, जो भी चीज़ पीते हैं जो लिक्विड के फॉर्म में रहता है, उसको ये चीज़ क्या करता है, फिल्टर करके बाहर निकाल देता है। तो बाहर कैसे निकालता है, इन नेफ्रॉन्स के जरिए। ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं यही इसके फिल्टर होते हैं, इसको उसको छानते हैं और अच्छी चीज़ों को रख लेते हैं, बाकी बेकार चीज़ों को बाहर निकाल देते हैं। कौन, नेफ्रॉन्स। यहाँ पर एक छोटा सा डाटा दिया गया है, कह रहा है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो पानी में डिजॉल्व होता है या किसी लिक्विड में डिजॉल्व होता है, इसको हम यूरिन बोलते हैं, यानी कि वो यूरिन के जल्दी वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। जो भी हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जो भी हम पानी वगैरह पीते हैं, चाय वगैरह जो भी हम पीते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं। तो किडनी उसको क्या करता है, छान करके बाहर निकाल देता है। किडनी के अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं जो उनको छानता है। वही कह रहा है कि अगर हम पानी पीते हैं, मतलब 95% पानी पिए, 95% में से 2.5% क्या होगा, यूरिया होगा, और 2.5% अदर वेस्ट होंगे, जिनको क्या करें, किडनी निकाल के बाहर कर देगा। फिर यहाँ का एक पॉइंट है, कह रहा है द रेनल आर्टरी ब्रिंग्स ब्लड टू द किडनी एंड रीनल वेन टेक इट अवे। ये जो वीन्स की बात कर रहा है, अभी आर्टरी वीन्स हमने पढ़ा है ना, उन्हीं में एक रेनल वेटरी होता है और रेनल वीन्स होते हैं जो ब्लड को किडनी के पास लाते हैं और इसको वापस ले जाते हैं, मतलब वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो किडनी का मेन काम क्या होता है, लिक्विड के, यानी कि जो जितने भी लिक्विड चीज़ें होती हैं उनको फिल्टर करके अच्छी चीज़ों को रखना और बेकार चीज़ों को बाहर निकाल देना। किसके ज़रिए, यूरिन के ज़रिए, यूरिन यानी कि पेशाब के ज़रिए, ठीक है। दूसरा आता है हमारा, क्या आता है, यूरेटर, और फिर ब्लैडर, और फिर यूरेथ्रा। ये क्या होता है देखते हैं। देखो ये पूरा पैराग्राफ मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। ये मान लेते हैं हमारे क्या है, किडनी है दोनों, ठीक है। ये लेफ्ट किडनी है, राइट किडनी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने पानी पिया या जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिए, पानी पिए, यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पर आके स्टोर हो गया। तो किडनी क्या करेगा, उसको फिल्टर करेगा, यानी कि जो किडनी के नेफ्रॉन्स होंगे वो फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद जो अच्छे पानी होंगे वो भेज देंगे बॉडी के अंदर। बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो कहाँ पर आएगा, इस पाइप के जरिए, जो येलो वाला पाइप है ना, ट्यूब है, इनके जरिए आएंगे कहाँ पर, ये जो पाइप है इनका नाम क्या है, यूरेटर है। क्या नाम है, यूरेटर। अभी दिया ना यूरेटर। तो यूरेटर क्या करता है, उस पाइप के जरिए उस वेस्ट प्रोडक्ट को लाता है, कहाँ पर लाता है, यूरिनरी ब्लैडर में लाता है। यूरिनरी ब्लैडर एक तरह का टंकी होता है जहाँ पर क्या होता है, यूरिन इकट्ठा होता है, यानी कि पेशाब इकट्ठा होता है, ठीक है। जब वो टंकी भर जाती है तो हम लोग जाते हैं बाथरूम में, उसको हल्का करते हैं। तो उसको किस जरिए हल्का आता है, यानी किस जरिए उसको निकलता है, यूरेथ्रा के जरिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्रोसेस है, याद ध्यान रखिएगा। किडनी, हमने पानी पिया, किडनी में गया, ठीक है, किडनी उसको फिल्टर किया, किसके जरिए, नेफ्रॉन्स के जरिए। फिर फिल्टर करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो यूरेटर के जरिए, यानी कि उस पाइप के जरिए कहाँ पर आएगा, टंकी में। किस टंकी का नाम है, क्या है, यूरिनरी ब्लैडर नाम है, ठीक है। वो टंकी जब भर जाएगा तो यूरेथ्रा के जरिए वो सारा का सारा यूरिन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से ह्यूमन के अंदर क्या होता है, लिक्विड का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे ऑर्गन जिनमें एक्सक्रीशन का प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट आता है हमारा लंग्स। लंग्स क्या करता है, अभी हमने देखा क्या करता है, CO2 को बाहर निकाल देता है और वाटर वेपर को या जो भी ऑक्सीजन रहता है पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो वही कह रहा है द लंग्स रिमूव CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, यानी जो हम सांस लेते हैं उसमें से CO2 बाहर निकल जाता है, ऑक्सीजन अंदर चला जाता है।
लास्ट टॉपिक आता है हमारा स्किन। स्किन हमारी जो भी हमारा चमड़ा आता है ऊपर का, क्या करता है, गर्मी में देखते हैं हमको काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये भी एक तरह का क्या होते हैं, कह सकते हैं कि ऑर्गन्स है जो हमारे स्किन के जो स्वेट होता है, स्वेट यानी कि स्वेट मतलब बारिश नहीं होता है, गर्मी होती है, ठीक है, गर्मी जो नहीं निकलती है हमारे बॉडी से, उसी को हम स्वेट बोलते हैं। तो जब हम दौड़ते वगैरह हैं तो हमारे बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उस स्वेट के जरिए बाहर आ जाता है। तो स्वेट एक तरह का क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको कभी भी मतलब जो आए तो उसको साफ़ कर लेना चाहिए, तौलिए से, साफ़ तौलिए से पोंछ लेना चाहिए। तो स्किन भी क्या एक तरह का ऑर्गन्स है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है स्वेट के जरिए यानी कि गर्मी के जरिए। तो एक किडनी हमने देखा, लंग्स देखा और स्किन देखा और भी जानवर देखा, ठीक है। तो बस इतना ही था आपके चैप्टर में, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।